हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इस चैनल पे आपको डेली केवीएस टीएसटी पीएचडी के रिगार्डिंग इंग्लिश की क्लास अपलोड हो रही है। मोस्टली मैंने सारे ही आपके चैप्टर जो कंप्लीट करा दिए हैं, चाहे टीएसटी के हो चाहे पीएचडी के हो। पीएचडी के कुछ बचे हुए उसको मैं आराम से उसको भी कंप्लीट करा दूंगी, बट टीएसडी के तो मोस्टली कंप्लीट हो ही गए हैं। और आपके मीन्स मैंने 9th के कंप्लीट करा दिए, 6, 9, 10th, 8th के भी कंप्लीट हो ही गए हैं। मोस्टली मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया, उसमें सारे ही आपको चैप्टर देखने को मिल जाएंगे। और 7th का केवल बचा हुआ है तो उसको भी कंप्लीट करा देंगे। बट आप लोगों का काफ़ी रिक्वेस्ट था कि मैम आप मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए, तो मैंने कल से वो सीरीज़ स्टार्ट कर दिया था। जो हमारा पहला कल हम एक डे फर्स्ट हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा डे सेकंड है, मीन्स हमारा जो ये मॉक टेस्ट है इसका सीरीज सेकंड आज हम लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हम आपको क्या करा रहे हैं, क्लास 10 एनसीईआरटी का मीन्स प्रोज पार्ट के क्लास 10 की जो आपकी एनसीईआरटी कवर है आपके केवीएस में, उसके पूरा ही एमसीक्यू फॉर्म में पूरे ही क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं आपके लिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 से बन सकते थे उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आपके लिए लेकर आए हैं। तो फ्रेंड, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको रिकॉल करा देना चाहती हूँ कि अभी तक हम लोगों ने किस किस चैप्टर के एमसीक्यू कर लिए हैं। जैसे कि अ लेटर टू गॉड का हमने पूरा ही एमसीक्यू कर लिया था। सबसे पहले मैं किस प्रकार से आपको एमसीक्यू कराती हूँ ये बता देना चाहती हूँ। जो भी चैप्टर का एमसीक्यू मैं आपको स्टार्ट कराती हूँ उसकी थोड़ी सी डिटेल समरी मैं आपको देती हूँ, जिससे कि आपको उस चैप्टर की स्टोरी थोड़ी सी नॉलेजेबल हो सके कि आपने उस स्टोरी मतलब कि उस चैप्टर में स्टोरी क्या है। तो मैं थोड़ी सी स्टोरी को आपके सामने एक्सप्लेन करती हूँ, देन उसके बाद हम उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर फर्स्ट हो चुका था, अ लेटर टू गॉड। सेकंड चैप्टर भी हम कंप्लीट कर चुके थे। मीन्स देख रहे हैं ये जितने भी क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पास हैं, ये चैप्टर फर्स्ट का है। अ लेटर टू गॉड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे ही ऐड किए हैं। फिर हमारा सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके भी हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीटली कर लिए थे। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर करके आपको बताया था कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके और कहीं से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए तो आप आराम से कर सकें। तो हमारा ये वाला भी चैप्टर कंप्लीट था फ्रेंड। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये भी हम कर चुके थे। मैंने बताया था आपसे कि इसमें 2 स्टोरी को कवर किया गया है इस वाले चैप्टर में। मैंने इसको भी बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट कराया है। तो आज का हमारा जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमारा चैप्टर है चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये एक प्रकार की ऑटोबायोग्राफी है, जिसको एन फ्रैंक की ऑटोबायोग्राफी है ये, जिसका एक थोड़ा सा पार्ट है जो कि आपके इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए फ्रेंड, बिना लेट के हुए जल्दी से हम अपना एमसीक्यू स्टार्ट कर लेते हैं। एमसीक्यू स्टार्ट करने के पहले मैं आपको इस चैप्टर की थोड़ी सी समरी बताना जरूर चाहूँगी, जिससे कि जो लोग अभी तक इस चैप्टर की समरी नहीं जानते होंगे तो उनको ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। बट अगर वो समरी जान लेंगे तो उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि जिसका तैयार है उसका तो अच्छी बात है, क्योंकि आपके एग्जाम में कितने दिन बचे ही हैं। बट जिसका तैयार नहीं है वो मेरे द्वारा बताई गई समरी के द्वारा भी उसकी कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो मीन्स तैयार ही हो जाएंगे। तो चलिए पहले समरी से स्टार्ट करते हैं, देन हम अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर आएंगे। तो फ्रेंड, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक इंट्रोड्यूस टू अस अ शॉर्ट ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ यंग गर्ल एन फ्रैंक। एन फ्रैंक की ये है जो कि क्या रहती हैं, ज्यूइश गर्ल रहती हैं। उनका क्या रहता है, वो ज्यूइश गर्ल रहती हैं। एक प्रकार की ऑटोबायोग्राफी है एंड दैट वाज पब्लिश्ड दिस चैप्टर। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, व्हाट इज दिस, व्हाट इज तो ये वाला चैप्टर जो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था 1947 में हुआ था। जस्ट अ सेकेंड, 1947 में हुआ था ये वाला फर्स्ट टाइम पब्लिश कब हुआ था। आपसे क्वेश्चन इस टाइम एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक जो है फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुआ था। तो 1947 में फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुआ था। सी नेम्स द डायरी किटी। मीन्स जो एन फ्रैंक थी वो अपनी डायरी का नेम क्या रखी थी, किटी नाम रखी थी। हु इज़ कंसिडर्ड टू बी हर ओनली ट्रू बेस्ट फ्रेंड। वो कहती हैं कि ये डायरी ही है जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हालांकि उनके फैमिली मेम्बर में लगभग 30 लोग थे। आपके सीधे उसमें आप चैप्टर में मेंशन है कि उनकी फैमिली में 30 लोग रहते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे रहते हैं, मतलब बिहेवियर में भी अच्छे रहते हैं। उनका फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी कुछ अच्छा रहता है। बट उनको एक बेस्ट फ्रेंड की नीड थी जिससे वो अपनी सारी बातें रिवील कर सके, मतलब जो बातें वो किसी और से नहीं शेयर कर सकती थी। तो उन्हें ऐसा कुछ चाहिए था जिससे कि वो अपनी सारी बातें उससे ओपनली बात कर सके, बिना हेजिटेशन की बात कर सके। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर पा रही हूँ। तो मीन्स क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सी इन द डायरी शी टेल्स अबाउट हर चाइल्डहुड, हर फैमिली, हर एंड मैनी अदर थिंग्स विच
विच सी डिड नॉट रिवील टू एनीवन एल्स। तो इसलिए वो डायरी वो स्टार्टिंग में जब लिखने की कोशिश कर रही थी तो सोच रही थी कि मैं इसे लिखूँ ना लिखूँ। बहुत ही ज़्यादा उनको कन्फ्यूज़न था कि आगे चल के मैं इसे दोबारा खुद पढ़ना चाहूँगी कि नहीं पढ़ना चाहूँगी, मैं इसके अंदर क्या लिखूँ कैसे लिखूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। आगे चल के इसे कोई छापना भी चाहेगा, मीन्स इसे कोई पब्लिश भी करवाना चाहेगा, इसे कोई पढ़ना भी चाहेगा कि नहीं पढ़ना चाहेगा, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन उनके माइंड में उभर के आ रहे थे, क्योंकि इसके पहले उन्होंने कुछ भी लिखा नहीं था। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे कि मैं डायरी लिखना स्टार्ट करूं कि नहीं स्टार्ट करूं। एट द एंड वो कहती हैं कि हाँ मैं अपनी सारी बातें एक डायरी में ही लिखूंगी, जो मैं किसी से नहीं शेयर कर सकती हूँ वो मैं अपनी डायरी में शेयर करूँगी। और उन्होंने अपनी डायरी का नाम किटी रख दिया था। और जब मैंने बता दिया कि ये फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुआ, 1947 में फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुआ था। इसमें इन्होंने अपने मतलब कि चाइल्डहुड को डिस्क्राइब तो किया, ये फैमिली को भी डिस्क्राइब किया है, इन्होंने अपनी स्कूल टाइम को भी डिस्क्राइब किया, अपने प्रिंसिपल अपने टीचर्स काफ़ी लोगों की स्टोरी इसमें बताई है। तो फ्रेंड यहाँ तक तो मैंने आपको थोड़ी सी समरी इस वाले चैप्टर की चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक की थोड़ी सी समरी आपको डिस्क्राइब कर दी है। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी इसी से बनेंगे। तो पूरा ब्रीफ तो मैंने आपको समरी नहीं डिस्क्राइब किया, बट इतना कर दिया है कि आपको क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखने को मिल गया है तो आप आराम से टिक कर लेंगे। तो चलिए फिर हम अपने क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि क्यों उनके लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था एन के लिए। हमारे जो प्रोटोगनिस्ट हैं वो एन फ्रैंक, पूरा फुल नेम है उनका एन फ्रैंक, जो कि क्या रहती हैं, एक ज्यूइश गर्ल रहती हैं। ज्यूइश की स्पेलिंग मैं आपको लिख देती हूँ, एक ज्यूइश गर्ल, ये आई है, ज्यूइश गर्ल रहती हैं। जैसे कि स्कॉटिश गर्ल ये सब नहीं होता, वैसे वो जो एक प्रकार की ज्यूइश गर्ल रहती हैं। तो वो क्या कहती हैं कि मतलब अपनी सारी ही चीज़ें, अपनी सारी ऐसे थॉट जो किसी शेयर नहीं कर सकती हैं तो वो अपनी डायरी में लिखती हैं। तो इस प्रकार से उनके लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था। तो इसका ऑप्शन ए है, सी हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। ऑप्शन बी, सी डिड नॉट नो हाउ टू राइट। ऑप्शन सी, neither she nor anyone else would be interested in it later. Both A and C. आए तो आप इसका आंसर सोच लीजिए, मैं फिर आपको आंसर बताती हूँ। आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर हम क्या करते हैं, अपना आंसर जल्दी जल्दी मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं थोड़े टाइम में आप लोगों का बहुत कुछ कवर कराने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा है, हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है। उसी प्रकार से मैं आपका क्वेश्चन भी कराती हूँ कि कम टाइम में मैं आपका ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूँ। तो इसका आंसर है सीधा ए, बोथ ए एंड सी। जैसे मैंने आपको बताया कि वो इसलिए डायरी लिखने में मतलब हेजिटेट फील कर रही थी, क्योंकि वो उसके पहले कुछ लिखी ही नहीं थी। उनको लग रहा था, ऑप्शन सी भी मैंने बताया आपको, कि उन्हें लग रहा था कि पता नहीं आगे चल के उनकी डायरी को कोई पढ़ना पसंद करेगा, उनके डायरी को कोई पढ़ना मतलब उनके डायरी को कोई देखना पढ़ना कोई इंटरेस्ट से पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। तो इस प्रकार की उनके मन में हेजिटेशन थी, इसलिए वो उनके लिए सोच रही थी कि मैं डायरी लिखूँ या ना लिखूँ। तो आई होप आपका ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु वुड एन अलाउ टू रीड हर डायरी। मतलब एन किसको अलाउ करेंगी कि वो उनकी डायरी पढ़ सकता है। तो मैंने आपको बताया ही। तो ऑप्शन ए, हर सिस्टर। ऑप्शन बी, हर पेरेंट्स। ऑप्शन सी, अ रियल फ्रेंड इफ़ सी गॉट वन। ऑप्शन डी, नो वन। तो आप इसका आंसर सोच लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो इसका फ्रेंड आंसर होगा ऑप्शन सी। वो कहती हैं कि पता नहीं कोई, मतलब जब उन्हें ये सब लगता है कि पता नहीं कोई मेरी डायरी पढ़ना पसंद करेगा भी कि नहीं पसंद करेगा, फिर वो लास्ट में कहती हैं कि चलो मैं डायरी लिखना, वो मतलब कहती हैं हाँ मैं अब डायरी लिखूंगी, पूरा मैंने मन बना लिया है। तो वो कहती हैं कि हाँ एट द एंड अगर इन फ्यूचर में कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड बना, जो कि मतलब कि तहे दिल से सच्चे दिल से वो मेरी सच में डायरी पढ़ना चाहता है, तो मैं उसको अपनी डायरी जरूर पढ़ने दूंगी। मीन्स एन अलाउ उसे कर देंगी अगर वो उनका एक रियल फ्रेंड बना तो। इफ़ सी गॉट वन, अगर किसी एक उनको मतलब कोई रियल फ्रेंड उनका बना तो। अब क्वेश्चन नंबर 3, आई होप आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्लियर हो गया होगा। वाई डज इन वॉन्ट टू कीप अ डायरी। वो क्यों अपने साथ एक डायरी रखना चाहती थी। ऑप्शन ए, सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड्स। ऑप्शन बी, सी लव्स टू राइट। ऑप्शन सी वॉन्ट्स पीपल टू रीड अबाउट हर लेटर। ऑप्शन डी, सी लाइक्स द आइडिया ऑफ इट। तो आप अपना ऑप्शन सोच लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड। मतलब उनके फैमिली मेम्बर्स में सबको ही तो थे, बट उनके पास कोई एक ऐसा क्लोज फ्रेंड नहीं था जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर कर सकती, इसलिए उन्होंने डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया, जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर कर सकती थी, उसमें सब कुछ अपने मन का लिख सकती थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड शी नेम हर डायरी। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो ऑप्शन ए है एन, ऑप्शन बी कैटी, ऑप्शन सी किटी, ऑप्शन डी किटन।
आप लोग जल्दी से बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या है, मीन्स राइट आंसर क्या है। तो आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा और जान भी गए होंगे। मैं कई बार रिपीट कर चुकी कि इस डायरी का नाम वो क्या रखती हैं। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, किटी। वो अपनी डायरी का नाम रखती हैं किटी, किटी नाम रखती हैं अपनी डायरी का। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज सी गिव्स अ ब्रीफ स्केच, जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज सी गिव्स अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली इन द डायरी, मतलब उन्होंने अपने फैमिली के बारे में क्यों अपने डायरी में मतलब काफ़ी अच्छे से ब्रीफ बैकग्राउंड अपने डायरी में पूरे फैमिली का दिया। तो ऑप्शन ए, नो वन वुड अंडरस्टैंड इट इफ सी डोव राइट इन। ऑप्शन बी, टू इंट्रोड्यूस किटी टू हर फैमिली। ऑप्शन सी वुड फॉरगेट फैक्ट्स अबाउट हर फैमिली। ऑप्शन डी, सी लाइक टॉकिंग अबाउट हर फैमिली। तो आप इसका ऑप्शन सोच लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा मीन्स ए, नो वन वुड अंडरस्टैंड इट इफ सी डव राइट इन। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आता है, विच सब्जेक्ट वॉज सी नॉट श्योर फॉर पासिंग। तो कौन से सब्जेक्ट में उन्होंने जब अपना स्कूल ज्वाइन किया तो उनको कौन से सब्जेक्ट में लग रहा था कि इस वाले सब्जेक्ट में तो मैं पास हो ही नहीं पाऊंगी, बाकी सारे सब्जेक्ट में तो जैसे खींचे जाने मैं पास हो जाऊंगी। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए मैथ्स, ऑप्शन बी साइंस, ऑप्शन सी इंग्लिश, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर आपको राइट आंसर बताना है, जल्दी जल्दी सोच लीजिए फिर मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मैथ में। मैथ में उनको लगता था कि इसमें तो मैं पास ही नहीं पाऊंगी, बाकी सारे सब्जेक्ट में जैसे मैं तैसे पास हो जाऊंगी, बट मैथ में मुझे प्रॉब्लम, मैथ में पास उन्हें नहीं लग रहा था कि वो पास हो जाएंगी, बट वो पास हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वाई वॉज मिस्टर किसिंग अनॉयड विद हर। तो यहाँ पर देखिए जो मिस्टर किसिंग का कैरेक्टर है ये कौन है, ये एन फ्रैंक के जो स्कूल रहता है वहाँ के प्रिंसिपल रहते हैं ये। तो ये इतना मीन्स इसका आंसर मैं बता दूँ, आप लोग बता दीजिए। ऑप्शन ए, सी वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट बिकॉज सी वॉज टॉक्टेटिव। ऑप्शन सी वॉज रूड। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा बी, बिकॉज सी वॉज मोर टॉक्टेटिव, मतलब बहुत ज़्यादा वो बात करती थी, इतना ज़्यादा बात करती थी कि उसके प्रिंसिपल जो थे मिस्टर किसिंग जो थे उसको बार बार कोई ना कोई उसको पनिश के तौर पे कोई ना कोई असाइनमेंट दे ही देते थे, मतलब काफ़ी उसको असाइनमेंट दे देते हैं कि तुम इस असाइनमेंट के करने में बिजी रहो और तुम्हें ये पनिश किया जाता है कि तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड, विच टॉपिक वॉज सी टू राइट एन एसे ऑन एज पार्ट ऑफ हर पनिशमेंट, मतलब पनिशमेंट के तौर पे उसको कौन से टॉपिक पे ऐसे लिखने को देते हैं, कौन देता है, मिस्टर किसिंग देते हैं। ऑप्शन ए, अ चैटर बॉक्स। ऑप्शन बी, एन करेजेबल चैटर बॉक्स। ऑप्शन सी, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, मतलब ये तीनों ही टॉपिक पे जो उसको असाइनमेंट मिलता है तुम ये इस पे पूरे असाइनमेंट ऐसे लिख के ले आओगे तुम, क्योंकि तुम्हें ये पनिश के तौर पे दिया जाता है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो। वो सारे असाइनमेंट को लेकर आती है बट वो अपना बोलना बंद नहीं करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट लैंग्वेज वॉज द डायरी ओरिजिनल रिटन। जब ये डायरी लिखी गई थी ओरिजिनल में तो उसका लैंग्वेज क्या था। ऑप्शन ए स्पेनिश, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी डच, ऑप्शन डी फ्रेंच। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मीन्स इसका जो ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखा गया था वो डच लैंग्वेज में लिखा गया था, क्योंकि मैंने बताया कि वो जो एन फ्रैंक रहती है एक जूस गर्ल रहती हैं, तो मीन्स वो ये जो ओरिजिनली लिखा गया था वो डच लैंग्वेज में ये डायरी लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग टॉक्टेटिव इन द एसे, मतलब किस प्रकार से वो जस्टिफाई करती हैं कि वो अपने एसे में भी मतलब बहुत ही टॉक्टेटिव वे में ही सब कुछ अपने एसे को भी लिखती हैं। तो कैसे, ऑप्शन ए, सी डिस्कस द सब्जेक्ट टॉपिक इन क्लास। ऑप्शन बी, इट इज़ ए हैबिट। ऑप्शन सी, इट इज़ एन इनहेरिटेड ट्रेट फ्रॉम हर मदर एंड यू कांट डू मच अबाउट इट। ऑप्शन डी, द क्लास इज़ बोरिंग। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर फ्रेंड, इट इज़ एन इनहेरिटेड ट्रेट फ्रॉम हर मदर एंड यू कांट डू मच अबाउट इट। तो फ्रेंड यहाँ पास हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया इज़ डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। इसमें 3 स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट स्टोरी है अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकेंड स्टोरी है अ कुर्ग और थर्ड स्टोरी है टी फ्रॉम असम की। तो ये तीनों के ही राइटर अलग अलग हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको बता देती हूँ अ बेकर फ्रॉम गोवा की थोड़ी सी समरी आपको बता देती हूँ। तो इसके राइटर हैं, आप इसके राइटर के नेम लिख लीजिए, लूशियो
रोड्रिक्स RODRIGQUES। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा देखिए, लिख लीजिए RO, ये है DRIGUES, ये इनके नेम की स्पेलिंग है, आप लिख लीजिए। अ बेकर फ्रॉम गोवा, जो इसमें ये वाला जो चैप्टर है आपका ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, इसमें 3 स्टोरी डिवाइड हुई, मतलब 3 स्टोरी इसमें आपको बताई गई है। सबसे पहले तो अ बेकर फ्रॉम गोवा की स्टोरी है, जिसके राइटर हैं लूसियो रोड्रिक्स। ये एक कोंकण राइटर है, मतलब ये एक कोंकण ग्रेट एसाइस्ट है। और इस वाले समरी में आपको बताया गया है अ बेकर फ्रॉम अ गोवा इज़ अ हिस्टोरिकल स्टोरी ऑफ द टाइम वेन गोवा वाज रूल्ड बाय अ पुर्तगाली, जब उसमें पुर्तगालीज लोग रूल करते थे, उस टाइम की स्टोरी है। इन दिस स्टोरी द ऑथर रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड डेज एंड देयर एक्साइटमेंट ऑन सीइंग द बेकर्स। इसमें इस वाले चैप्टर में आपको एक प्रकार का नॉस्टैल्जिया का थीम भी देखने को मिलेगा। मीन्स नॉस्टैल्जिया मीन्स होता है कि पास्ट की स्वीट मेमोरी, तो इस प्रकार से आपको इस वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो इसमें जो हमारा राइटर है वो कहता है कि किस प्रकार से पुर्तगाली तो चले गए, बट उनका जो ब्रेड बनाने का तरीका था वो अभी भी यहाँ पास फेमस है, जो कि वो जो वहाँ के बेकर्स है, बेकर्स की जो लकड़ी का झुंझुना एक टाइप का रहता है कि जब वो लोग आते थे तो वो बजता था, मतलब वो ऐसे ज़मीन पर घिसते हुए उस झुंझुने को आते थे कि वो बजता था। तो उसकी आवाज़ सुन के जो राइटर रहते थे कि उनको अपने चाइल्डहुड का दिन याद आ गया कि उस आवाज़ को सुन के वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे और बिना ब्रश किए ही मतलब वो बाहर निकल आते थे उस बेकर को देखने के लिए, वहाँ पास मतलब उसको ख़रीदने के लिए। तो ये वाली स्टोरी है अ बेकर फ्रॉम गोवा की। और जो हमारा सेकंड वाला स्टोरी है अ कुर्ग, मीन्स कुर्ग, हमारे सेकंड वाला चैप्टर है कुर्ग। यहाँ पास मैं आपको स्पेलिंग लिख देती हूँ वरना आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। COORG। तो ये वाला जो हमारा है इसकी स्टोरी है कुर्ग। कुर्ग का वर्तमान नाम जान लीजिए, कोडगू है, कोडगू। एक मिनट, जस्ट सेकंड में लिख दूँ। आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता उनके लिए ये इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा कि कुर्ग का जो वर्तमान नाम है वो कोडगू है। यह दक्षिण भारत का एक पहाड़ी शहर है। कुर्ग लोग एक प्रकार का जो ड्रेस पहनते थे उनको कहा जाता था कुप्पिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कि जो कुर्ग लोग रहते थे वो किस प्रकार का ड्रेस पहनते थे। तो कुप्पिया नामक ड्रेस पहनते थे, जो एक लंबा काला कोट होता है, मतलब एक लंबा काला कोट रहता था, उसको ही रहता था। वैसे ही टाइप के वो लोग ड्रेस पहनते थे। इसमें से ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है जो कि भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा थे, जो कि कहाँ से थे, इसी जगह कुर्ग से आए हुए थे। और फ्रेंड कुर्ग के जो कुर्ग जो आपका स्टोरी है उसके राइटर को हैं लोकेश LOKESH लोकेश एब्रोल, ये इसके राइटर हैं। आप इनके राइटर को देख लीजिए क्योंकि राइटर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो लोकेश एब्रोल इज़ अ डॉक्टर, ट्रैवलर एंड अ सोशल एक्सप्रेटर्स। इस प्रकार से इस वाले चैप्टर में दिखाया गया है कि द राइटर हैज़ डिपिक्टेड द ब्यूटी ऑफ कुर्ग विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये जो था कि एक कर्नाटका का डिस्ट्रिक्ट भी था। यहाँ पास वैरायटी ऑफ स्पाइसेस देखने को मिलेंगे आपको इस वाले चैप्टर में। तो ये हमारा शॉर्ट समरी हो गया। इसका जो थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम असम, इसका यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले टी फ्रॉम असम के राइटर आप देख लीजिए कौन है, अरूप कुमार दत्ता, ये इसके राइटर हैं। राइटर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने कहा कि लिख दूँ। तब ए है यहाँ पास फ्रेंड, ये ए समझ लीजिएगा, बाबू लिखा नहीं जा रहा है वहाँ पास, तो ए है। तो ये वाला इसका समरी है। दिस लेसन इज अबाउट 2 फ्रेंड्स प्रांजल एंड राजवीर। अब इसका मेन कैरेक्टर देख लीजिए कौन कौन है, प्रांजल है एंड राजवीर है, हु आर ट्रैवलिंग टू प्रांजल्स होम टाउन, जो कि प्रांजल्स के होम टाउन में ट्रैवलिंग करने के लिए आते हैं, जो कहाँ पास रहता है, असम में रहता है। फॉर समर वेकेशन, अपनी गर्मी की छुट्टियाँ वो मनाने कहाँ आते हैं, प्रांजल के होम टाउन में आते हैं, जो कि असम में रहता है। असम इज़ नोन एज द ट्री कंट्री। इसमें राजवीर प्रांजल को बहुत स्टोरी बताता है। वो बताता है किस प्रकार से चाय की खोज हुई थी। 2 स्टोरी वो बताता है, एक प्रकार तो चाइनीज़ एम्परर की स्टोरी बताता है और दूसरा भी बताता है। तो इस प्रकार से इसमें बहुत कुछ बताता है, वो बहुत सारी स्टोरी बताता है। अब डिटेल में आपको बताने लगूँगी तो फ्रेंड वीडियो लंबी हो जाएगी। तो लेकिन वो ये भी बताते हैं कि किस प्रकार से इस दुनिया में है जो कि एक दिन में कम से कम 80 करोड़ लोग से अधिक चाय पीते हैं। एक दिन में 80 करोड़ से भी ज़्यादा अधिक लोग एक दिन में चाय पीते हैं।
तो ये वाली स्टोरी आपको बताई गई है, किसमें बताई गई है? टी फ्रॉम असम में बताई गई। तो तीनों ही स्टोरी आपको जो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस मीन्स होता है बेटा, सॉरी फ्रेंड, होता है झलक। तो इस प्रकार से ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया मीन्स हो गया भारत की झलक। तो इस प्रकार भारत की झलक वाला जो आपका चैप्टर है, इसमें 3 स्टोरी आपको बताई गई, मैंने आपको बता ही दिया। ए बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग, सेकंड है कुर्ग, थर्ड है टी फ्रॉम असम। तो फिर चलिए इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉरी, तो हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा। अभी मैंने आपको बताया कि कौन है इसके राइटर कौन है अ बेकर फ्रॉम गोवा के। तो ऑप्शन ई अरूप कुमार दत्ता, ऑप्शन बी लोकेश एब्रॉल, ऑप्शन सी लूसियो रोड्रिग्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो आपको इसमें पहचानना है कि कौन है। अभी मैंने जस्ट बताया आपको, तो इसमें से प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। सोच लीजिए जल्दी से, फिर मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड इसके आंसर हैं लूसियो रोड्रिग्स। मैंने बताया कि अ बेकर फ्रॉम गोवा की राइटर कौन है, लूसियो रोड्रिग्स हैं। आई होप आपका ये क्लियर हुआ होगा। देखिए राइटर्स आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं वही चीज़ अपने वीडियोस में कवर करती हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। कुछ भी फालतू का चीज़ ऐड करना मतलब है कि अपना और आपका दोनों का ही टाइम बर्बाद करना है। बिकॉज फ्रेंड ना टाइम आपके पास है, ना ही टाइम मेरे पास है। तो मुझे भी मैं क्या करती हूँ, पूरे रात भर तो आपके लिए वीडियो तैयार करती हूँ, सुबह में क्लास रिकॉर्ड करती हूँ और आपको अपलोड करती हूँ। काफ़ी मेहनत मैं कर रही हूँ कि मीन्स अगर मेरे चैनल के पढ़े हुए 1-2 बच्चे भी KVS में सेलेक्ट हो रहे हैं तो आपसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जा रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन सेकंड है, हु इज़ द ऑथर ऑफ कुर्ग। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि कौन है। तो ऑप्शन ए है अरूप कुमार दत्ता, ऑप्शन बी है लोकेश एब्रॉल। आपको तीनों ही राइटर इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो आपको तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन से स्टोरी के राइटर कौन थे। तो एकदम क्लियर करके एग्जाम में जाइएगा। ऑप्शन बी लोकेश एब्रॉल, ऑप्शन सी लूसियो रोड्रिग्स और फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसके राइटर तो आपको पता ही होंगे कि कौन है। तो फ्रेंड इसके राइटर हैं, आप सोच लीजिए फिर मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड इसका आंसर राइट आंसर इज लोकेश एब्रॉल। जो कुर्ग आपकी स्टोरी है उसके राइटर हैं लोकेश एब्रॉल। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द ऑथर ऑफ टी फ्रॉम असम। इसके राइटर कौन है? अरूप कुमार दत्ता, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लोकेश एब्रॉल, ऑप्शन सी लूसियो रोड्रिग्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड इसके राइटर हैं अरूप कुमार दत्ता। बिना लेट किए जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं। तो इसके राइटर हैं अरूप कुमार दत्ता। तो इन तीनों में ही आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल क्लियरिफाई करके आपको एग्जाम में जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द बेकर्स नोन इज इन गोवा। तो जो बेकर्स थे गोवा में उनको किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन ए पटेर, बी पोर्तुगीज, सी मीन्स ऑप्शन बी पोर्तुगीज, ऑप्शन सी पेकर, ऑप्शन डी बेकर। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ए। इनको कहा जाता था पेडर नाम से जाना जाता था, PADER। तो इनको इस नाम से जाना जाता था। जो वहाँ के बेकर्स, गोवा के बेकर्स होते थे, उनको पेडर्स नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, द बेकर वॉज ऑल्सो देयर। ऑप्शन ए फ्रेंड, ऑप्शन बी कंपेनियन, ऑप्शन सी गाइड, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है नन ऑफ द एबव। मतलब इसमें से वो कुछ भी नहीं थे, ना तो वो फ्रेंड थे, ना कंपेनियन थे, ना गाइड थे। वो एक प्रकार के बेकर ही थे, जो कि वो किस नाम से जाने जाते थे? पेडर नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर। मतलब चिल्ड्रन क्या करते थे? ऑप्शन ए लोव्स, ऑप्शन बी ब्रेड बैंगल्स, ऑप्शन सी बनाना ब्रेड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। मतलब वो किस चीज़ के पीछे भागते थे ज़्यादातर? तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रेड बैंगल्स के पीछे ज़्यादा वो भागते थे। उनको ये काफ़ी अच्छा लगता था। ऑप्शन 7, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे। मतलब कि वो प्रत्येक दिन कितने टाइम आते थे उस गांव में घूमने के लिए? तो ऑप्शन ए है वंस, ऑप्शन 2 है ट्वाइस, ऑप्शन 3 है थ्राइस, ऑप्शन डी है वेरियस डेली मीन्स कई बार। तो इसका राइट आंसर है, आप लोग सोच लीजिए फिर मैं बताती हूँ। राइट आंसर है फ्रेंड बी ट्वाइस। मतलब वो दिन में 2 बार आते थे उस गांव में अपने ब्रेड को बेचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पास डैश है, वॉज कॉल्ड कबाई। कबाई वो किस चीज़ को बुलाते थे? तो कबाई किस चीज़ को बोला जाता है? तो ऑप्शन ए बेकर्स ड्रेस, ऑप्शन बी बेकर्स बास्केट, ऑप्शन सी बेकर्स बैम्बू, ऑप्शन डी बेकर्स सॉन्ग। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ड्रेस को। तो मैंने आपको बताया है कि इंग्लिश में इसको कबाई और हिंदी में इसको कुपिया बोलते हैं। तो ये जो कबाई आपको वर्ड देखने को एग्जाम में मिलेगा, कबाई या फिर कुपिया भी आपको देखने को मिल सकता है। जो उनका ड्रेस रहता था उसको ही हम क्या कहते हैं? कबाई कहते हैं। तो कुर्ग इज़ अ
तो आपको यहाँ पास बताना है कि कुर्ग, यहाँ जो आपको डैश है इसके अंदर क्या भरना है। ऑप्शन ए टी, ऑप्शन बी ब्रेड, ऑप्शन सी कॉफ़ी, ऑप्शन डी ग्रीन। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है कॉफ़ी। जो कुर्ग जाना जाता है किसके लिए जाना जाता है, कॉफ़ी के लिए जाना जाता है। मोस्टली कॉफ़ी के लिए ही जाना जाता है, मतलब टी प्लांटेशन तो वहाँ ज़्यादा होता है बट वहाँ पर ज़्यादातर कॉफ़ी ही उगाई जाती है असम में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज़ कुर्ग सिचुएटेड। ये मैंने आपको बता ही दिया कि कहाँ पास सिचुएटेड है, तो ये क्वेश्चन का आंसर करने में आपको ज़रा से भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी मंगलोर, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी केरला। राइट आंसर इज कर्नाटका। जो कुर्ग है ये एक स्मॉलेस्ट सिटी है, किसका डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटका का डिस्ट्रिक्ट है। तो फ्रेंड यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। चैप्टर 7 तक हम कवर कर चुके हैं कंप्लीट। हमारा चैप्टर 8 आता है मिसविल द ओटर। अब 2 चैप्टर हमारा और बचा हुआ है, जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। इसके सिवा मीन्स मिसविल द ओटर एंड मैडम राइड्स द बस, और जो हमारा है द सेरेमन एट बनारस। 3 चैप्टर बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी उसको भी कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड अभी तक अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा। फिर बाद में आपको बोलना ही भूल जाती हूँ कि प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आप लोग करते भी नहीं हैं। तो प्लीज़ मेरा सहयोग बढ़ाने के लिए, मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा प्यारा सा एक कमेंट किया करिए और एक लाइक कर दिया करिए। तो चलिए हम अपना चैप्टर 8 मिसविल द ओटर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी सी समरी आपको बता देना चाहती हूँ। तो जो मिसविल द ओटर है, सबसे पहले तो इसके राइटर का नाम देख लीजिए, गैविन GAVIN मैक्सवेल, MAXWELL मैक्सवेल। तो इसके ये राइटर हैं। ये पहले सबसे पहले तो एक पेट पालना चाहते थे, तो एक सोचते हैं कि डॉगी ले लें। तो कहते हैं कि हर बार तो मैं डॉगी ही पालता हूँ, इस बार कुछ नया पेट पालता हूँ। तो एक प्रकार का ओटर पालते हैं। तो ओटर जो रहता है वो हमेशा पानी में ही रहता है, उसको मतलब बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ता है। तो उसका ओटर पालते हैं, उसका नाम क्या रखते हैं, उसका नाम रखते हैं मिसविल रखते हैं। तो इसी पर पूरी स्टोरी है कि किस प्रकार से वो इस ओटर को अपने साथ हमेशा ही रखते हैं, किस प्रकार से पहले तो उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, फिर किस प्रकार से वो एरोप्लेन में जाते हैं। वो बहुत सभी लोग वहाँ पास बहुत एनॉय फील करते हैं, मिसविल से बहुत ज़्यादा एनॉय फील करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बट वहाँ पास एक एयर हॉस्टेस रहती है जो कि उनका पूरा सपोर्ट करती है। तो इस प्रकार से इसी प्रकार की स्टोरी पूरी इस वाले चैप्टर में दिखाया गया है। तो चलिए फिर हम बिना लेट के हुए इस क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ मिसविल द ओटर। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि कौन है इसके राइटर कौन है। तो ऑप्शन ए गैविन मैक्सवेल, ऑप्शन बी रोलाल्ड डल, ऑप्शन सी पोलियो कोहलो, ऑप्शन डी अरूप कुमार दत्ता। तो फ्रेंड राइट आंसर है ए गैविन मैक्सवेल। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, तो इसमें प्रॉब्लम आपको हुई ही नहीं होगी। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 मैक्सवेल ट्रैवल टू। कहाँ पास ये ट्रेवल करते हैं 1956 में, मैक्सवेल कहाँ ट्रेवल करते हैं। ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी साउथर्न इराक, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। आई होप अभी तक आप लोगों ने आंसर इसका सोच लिया होगा, तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। साउथर्न इराक में ये ट्रैवल करते हैं, जहाँ पास इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मिसविल के साथ ट्रैवल करने में। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डज द ऑथर लाइव। ऑथर कहाँ पास रहता था। ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी साउथर्न इराक, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लंदन। लंदन में वो रहते थे और वो ये लंदन से कहाँ पास ट्रैवल करते हैं, साउथर्न इराक में ट्रैवल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कैमसफेरना वुड बी सुटेबल फॉर। ऑप्शन ए यहाँ पास थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, देखिए ऑप्शन जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड। ऑप्शन ए यहाँ पास ही मेंशन हो गया है, ये है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वो क्या मतलब क्या क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं कि भाई चलो इस बार तो डॉग नहीं पालते हैं, इस बार कुछ नया जानवर पालते हैं। तो क्या करते हैं, टू पेट अ डॉग, टू पेट अ ओटर। ऑप्शन सी बोथ ऑफ देम, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता ही है, जो चैप्टर का नाम ही है मिसविल द ओटर, तो आप लोग को एकदम बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है बी टू पेट अ ओटर। वो कहते हैं कि इस बार तो एक नया पेट पालते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, ओटर को पालते हैं, अपना पेट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी डेज लेटर डिड द ऑथर इज मेल अराइव। मतलब कितने दिनों के बाद उनको एक मेल अराइव होता है। ऑप्शन ए 2 डेज, ऑप्शन 3 4 डेज, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड, आप सोच लीजिए, फिर मैं जल्द बताती हूँ आपको। राइट आंसर इज सी 5 डेज। क्वेश्चन नंबर 6, द ओटर वॉज ब्रॉट टू द ऑथर बाई। किसके द्वारा वो लाया जाता है। ऑप्शन ए हिज फ्रेंड, ऑप्शन बी 2 अरब्स, ऑप्शन सी होटल स्टाफ के द्वारा, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो आई होप अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर सोच लिया होगा। तो
तो राइट आंसर इज बी, 2 अरब्स, जो 2 अरेबियन रहते हैं उनके द्वारा ओटर लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपैथी? अपैथी मीन्स क्या होता है? ऑप्शन ए एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन बी द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अनदर, ऑप्शन सी अनफ्रेंडली, ऑप्शन डी रूड। यहाँ पास देख सकते हैं ऑप्शन डी है रूड। तो आप जल्दी से सोच लीजिए, फिर मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ए, एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट। एपैथी मीन्स होता है एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग व्हेन लेफ्ट स्टैटिक अकॉर्डिंग टू द ऑटर? तो ऑप्शन ए सैंड, ऑप्शन बी टी, ऑप्शन सी जूस, ऑप्शन डी वाटर। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है वाटर। मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा वाटर चाहिए होता है कि अगर उसको वाटर नहीं मिला तो वो क्या घबराने लगता है बिल्कुल। तो उसको सब कुछ करने के लिए उसको बहुत ही ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 9, इन द बिगनिंग द ओटर वॉज, ऑप्शन ए फ्रेंडली, मतलब कि इन द बिगनिंग जब हमारे नैरेटर, हमारे राइटर ओटर को अपना पेट बनाते हैं तो स्टार्टिंग में उनके साथ कैसा बिहेव करता है, यही इसमें क्वेश्चन में पूछा गया। ऑप्शन ए फ्रेंडली, ऑप्शन बी हॉस्टाइल, ऑप्शन सी अलूफ एंड इनडिफरेंट, ऑप्शन डी सैड। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है सी, अलूफ एंड इनडिफरेंट। वो मतलब बहुत अपने आप को वहाँ पास इनडिफरेंट पाता है, मतलब कि वो आराम से वो पानी में रह रहा था बट वो नॉर्मली जगह पर रह रहा था, तो उसको बहुत ही ज़्यादा मीन्स खुद को अलूफ एंड इनडिफरेंट फील कर रहा था जो ओटर था। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड द एयरलाइन वांटेड हिम टू कैरी मिस बिल? किस प्रकार से एयरलाइन जो है उसको कैरी करती है मिस बिल को, जो कि बहुत हेल्प करती है राइटर का, जो कि काफ़ी वहाँ पास एनॉइंग फील करते रहते हैं। काफ़ी लोग सब लोग चिल्लाते रहते हैं कि वो एक इस प्रकार के जानवर को एरोप्लेन में वो कर रहे हैं, बट वो जो वो रहती है एयर होस्टेस रहती है उनकी काफ़ी हेल्प करती है। तो किस प्रकार से करती है? इन अ सेपरेट कंपार्टमेंट दे के, फिर ऑप्शन बी इन अ बॉक्स, ऑप्शन सी इन हिज बैग, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर इन अ बॉक्स। तो कहती है वो एक बॉक्स में उसको रख देती है और कहती है कि मीन्स इसी प्रकार से आप इसको ट्रैवल कराइए। तो यहाँ पास हमारा ये वाला भी चैप्टर कंप्लीट हुआ फ्रेंड। हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है मैडम राइड्स द बस। तो इसकी एक बार समरी डिस्कस कर लेते हैं और इस पहले वाले चैप्टर का जो आपका है मिस बिल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके कितने अभी तक क्वेश्चन राइट हुए हैं वो भी बताइएगा, अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैडम राइड्स द बस क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले तो इसकी थोड़ी सी समरी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो इसके राइटर मैं आपको बता दूँ। तो फ्रेंड इसके राइटर हैं, जस्ट अ सेकेंड मैं लिख देती हूँ, वल्लीकन्नन, VALLIKKANN, देख लीजिएगा आप। इसके राइटर है, मैडम राइड्स द बस के राइटर हैं ये। तो ये स्टोरी बहुत ही एक छोटी सी बच्ची के बारे में डिस्क्राइब करती है, दिस स्टोरी अबाउट अ ब्रेव गर्ल नेम्ड, क्या नेम रहता है, हाँ वल्ली मलई, मीन्स इसका पूरा नेम जो रहता है वल्ली मलई रहता है, बट उसको नॉर्मली सब क्या कहते हैं, वल्ली वल्ली कहते हैं इस पूरे चैप्टर में। तो उसको क्या रहता है फ्रेंड, उसको वो अपने घर की खिड़कियों से हमेशा बाहर का नज़ारा देखती रहती है, बट नॉर्मली वो बाहर नहीं निकलती। तो उसका मन करता है कि वो भी कभी बस में ट्रैवल करे, तो वो अपने पैसे, अपने पॉकेट मनी को बचा के घर पे बिना किसी बताए कि मतलब वो बाहर निकल जाती है और कहती है कि आज मैं बस पे ज़रूर ट्रैवल करूँगी। तो उसको जब पता चलता है कि बस के किराया कितना रहता है, 30 पैसे रहता है। इसमें सीधे आपके चैप्टर में मेंशन किया गया है, जस्ट अ सेकंड, आपके चैप्टर में मेंशन किया गया है कि बस का किराया रहता है 30 पैसे। तो 30 पैसे बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करती है अपने पॉकेट मनी के द्वारा, और फिर वो बस में ट्रैवल करती है अपने फैमिली में किसी को बताए बगैर। मतलब जब उसकी मदर सोती रहती हैं तब वो बस में जाती है, ट्रैवल करती है, वहाँ पास वो काफ़ी नज़ारे देखती है, मीन्स काफ़ी अच्छे से सब कुछ देखती है। बट लौटते समय उसके साथ एक बुरा घटना ये हो जाता है कि वहाँ पास वो एक बुरी हालत में पड़ी, मीन्स काफ़ी डेथ हालत में पड़ी एक काऊ को देख लेती है, जिससे वो दुखी हो जाती है, और नॉर्मली फिर वो आके अपने घर में ऐसे ही बैठ जाती है और किसी को भी इस घटना के बारे में कुछ भी डिस्क्राइब नहीं करते हैं। इनफैक्ट वो अपनी मदर से भी इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताती हैं कि हाँ वो बस का ट्रैवल करके आई है। तो पूरी स्टोरी यही है कि किस प्रकार से एक छोटी सी लड़की जो कि 8 साल की रहती है, इसका एज यहाँ पर सीधे मेंशन है कि वो 8 साल की रहती है। वल्ली की कहानी पूरी स्टोरी में दिखाई गई है। 8 साल की वो बच्ची रहती है और कितनी ब्रेवता से वो अकेले ही जाती है और ट्रैवल करके खुद अकेले चली जाती है, घर पे किसी को भनक तक नहीं पड़ती है। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार का ये स्टोरी है। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप आपको मैंने बहुत ही शॉर्ट में बट ये पूरी ही स्टोरी आपको समझा दी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है फ्रेंड, मैं बार बार कहती हूँ कि अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ तो आप अपनी वीडियो की स्पीड थोड़ा सा कम कर लीजिए, क्योंकि मैं कम टाइम में आपका ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करती हूँ, आप लोग जानते ही हैं।
तो हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइज द बस, तो मैंने अभी बताया कि वल्ली कन्नन इसके राइटर हैं। ओप्स, मैंने आंसर आपको बता दिया, सॉरी। तो ऑप्शन ए है गैविन मैक्सवेल, ऑप्शन बी है वल्ली कन्नन, ऑप्शन सी है पोलो कोएल्हो, ऑप्शन डी है अरुण कुमार दत्ता। तो इसके राइटर तो मैंने आपको बता ही दिया कि कौन है, वल्ली कन्नन है। तो मैं बार बार आपको बता रही हूँ, तो अब अभी अगर एग्जाम में आपके आ गया कि मैडम राइज द बस के राइटर कौन है, तो आप बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे कि मैम ने बार बार बोल दिया था कि मतलब क्वेश्चन बताने के पहले ही मैम ने आंसर बता दिया था। तो आप तो बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे होंगे। तो थोड़ी कि इन्जॉयमेंट के साथ पढ़ाई भी करना चाहिए। एकदम बोरिंग से मैं अगर आपको पढ़ाने लगूंगी तो आप भी कहेंगे कि किस हिसाब से मैम पढ़ा रही हैं, कुछ भी इन्जॉयमेंट तो लाती ही नहीं है। तो थोड़ा सा इन्जॉयमेंट होना चाहिए, तो उल्टा सीधा तो थोड़ा हो ही जाता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा मज़ा भी आ रहा होगा, आप लोगों को पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वॉज वल्लीज फुल नेम। वल्लीज का फुल नेम क्या है, ये भी मैंने आपको स्टोरी के थ्रू आउट बता ही दिया कि वल्ली का फुल नेम क्या रहता है। ऑप्शन ए वल्ली कन्नन, ऑप्शन बी वल्ली मलाई, ऑप्शन सी वल्ली नाई और ऑप्शन डी वल्ली कनम। तो फ्रेंड राइट आंसर इज बी, वल्ली मलाई। इस जो लड़की रहती है, वल्ली का फुल नेम क्या रहता है, वल्ली मलाई रहता है। ये आपको मैंने स्टोरी जब मैं आपको नरेट करके सुना रही थी, तो मैंने स्टार्टिंग में इसका इसके नाम का उच्चारण ऐसे ही किया था, मीन्स पूरा फुल नेम ही से ही उसको बुलाया था, वल्ली मलाई। तो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ वलीज एज। वलीज की एज कितनी रहती है, ये भी मैंने आपको अभी बताया कि वलीज की एज कितनी रहती है। तो ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है 8 ईयर्स। वली की जो एज रहती है वो 8 ईयर्स की वो बच्ची रहती है, छोटी सी, जो कितनी ब्रेवता से अकेली ही जाती है, ट्रैवल करके चली जाती है। सब कुछ उसको जाते हुए सब कुछ अच्छा ही फील होता है, मतलब काफ़ी कुछ वो देखती है, वहाँ पास काफ़ी नज़ारे उसको देखने को मिलता है जब वो बस से ट्रैवल करती है। और बहुत ही चालाकी से जब पूरे बस के ड्राइवर उसको कहता है कि यहाँ पास बस रुकी है, तुम जाके कुछ नाश्ता पानी वगैरह कर लो, तो कहती है नहीं, मतलब कि मुझे अकेले अनजान हूँ, मैं अनजान जगह मैं अकेले नहीं उतर सकती। तो बस से उतरती भी नहीं है, बस बहुत ही चतुराई से वो बस पे बैठी रहती है और पूरे जगह को बस में से पूरा नज़ारा को देखते हुए आराम से अपने घर में वापस भी आ जाती है और किसी को भनक भी नहीं लगती है। तो उसकी एज कितनी रहती है, मात्र 8 साल में इतने कारनामे वो बच्ची कर डाली है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वॉज हर फेवरेट पास टाइम। उसका फेवरेट पास टाइम क्या था, वॉचिंग द क्वेश्चन, ऑप्शन ए वॉचिंग द स्ट्रीट आउटसाइड, ऑप्शन बी प्लेइंग आउटसाइड, ऑप्शन सी ट्रैवलिंग द बस, ऑप्शन डी रीडिंग द बुक्स। तो इसका ऑप्शन तो आपको आराम से आ जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्लेइंग, इसका राइट आंसर है, गलती से टच हो गया, ट्रैवलिंग द बस। उसको एक ऐसा मन करता है कि हाँ वो एक बार ज़रूर बस में ट्रैवल करके पूरा नज़ारा ले सके, इसलिए वो अपने पैसे इकट्ठा करती है। और फ्रेंड बार बार मैं बता रही हूँ कि बस का किराया कितना था, 30 पैसे था बस का किराया, जिसको बहुत मुश्किल से इकट्ठा करती है। अगर आप ये पूरी चैप्टर की समरी को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको स्टोरी पता चलेगी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बस क्रॉस हर स्टेट पर आवर। मतलब 1 घंटे में वो जो बस था उसके गाँव से कितनी बार जाता था। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 6। तो जल्दी बताइए, आप लोगों ने आई होप सोच लिया होगा। तो फ्रेंड राइट आंसर है 2। एक बार तो पूरा बस उसके घर से, उसके रास्ते से, उसके घर से एक बार तो पूरे मतलब जितने भी लोग थे उनको भर के लेके जाती थी, फिर वही बस रिटर्न भी शाम को होती थी। तो 2 बार ये बस ट्रैवल करती थी उसके स्ट्रीट से। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज हर ओवरवेलमिंग डिज़ायर। उसका डिज़ायर क्या रहता है, ओवरवेलमिंग डिज़ायर उसका क्या रहता है। 2, ऑप्शन ए टू हैव अ फ्रेंड्स, 2 ट्रैवल बाय बस, ऑप्शन सी 2 टॉप द क्लास, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा। पूरी कहानी किस पे बेस है, वल्ली पे बेस है, और उसका एक ही मन रहता है कि वो बस में घूमती रहे। तो राइट आंसर इज, आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि राइट आंसर इज बी। यस यू आर राइट, ऑप्शन राइट आंसर इज बी, टू ट्रैवल बाय बस। उसका सपना रहता है कि वो एक बार बस में जरूर ट्रैवल करे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वुड मेक वल्ली जेलस। मतलब उसको क्या वो जेलस फील करती है। ऑप्शन ए स्ट्रेंजर्स ट्रैवलिंग बाय बस, ऑप्शन बी हियरिंग स्टोरीज ऑफ हर फ्रेंड्स बस जर्नी, ऑप्शन सी जस्ट अ सेकंड फ्रेंड, ऑप्शन सी हर मदर ट्रैवलिंग द बस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर इज, आप जल्दी से सोच लीजिए फिर मैं खुद बताती हूँ। तो राइट आंसर इज बी। जब उसके दोस्त कहते थे कि आज तो हम बस से घूमने गए थे, यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, तो ये सब सुनकर उसको बहुत ही ज़्यादा जेलस फील होता था। तो वो कहते, इसलिए उसका सपना बन गया था कि वो भी एक बार बस में जरूर ट्रैवल करेगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा और बताने का तरीका भी आपको अच्छा लग रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आ गए। व्हाट डिड सी पिक अप स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। मतलब कि किस हिसाब से वो थोड़ी सी जर्नी, जो स्मॉल जर्नी वो किस प्रकार से पिक करती है। तो लिसनिंग टू, ऑप्शन ए लिसनिंग टू कन्वर्सेशन ऑफ नेबर्स,
ऑप्शन बी आस्किंग अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन, ऑप्शन सी ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आप जल्दी से सोच लीजिए, तो मैं बताती हूँ। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। मतलब वो ए और बी वो दोनों ही करती है, मीन्स वो अपने नेबर से कन्वर्सेशन भी करती है, बहुत लोगों से पूछताछ करती है कि बस कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ नहीं जाता है, उसका किराया कितना है, सब कुछ वो बहुत बहुत डिटेल में जानकारी पहले इकट्ठा कर लेती है। फिर उसके बाद वो जब जान जाती है कि हाँ बस का किराया इतना है, वो यहाँ यहाँ जाता है या ये चीज़ें घुमाता है, फिर वो बस में जाकर ट्रैवल करती है। और वो ये भी जानती है कि बस में कहीं बैठो तो अनजान जगह पर अकेले नहीं उतरना चाहिए। तो ये सब वो नोटिस करके तब बस में जाती है, आराम से कहीं भी अकेले नहीं उतरती है, आराम से अपना ट्रैवल करके घूम फिर के वो आराम से घर में आके मज़े से रहती है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड बली स्टैंड अप, मतलब क्यों स्टैंड अप वो करती है अपनी डिज़ायर को लेके। तो क्वेश्चन ऑप्शन ई, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, ऑप्शन ई सी वांटेड टू एंजॉय द राइड, ऑप्शन बी सी वाज नॉट एबल टू लुक आउटसाइड प्रॉपर्ली, ऑप्शन सी लाइट स्टैंडिंग, ऑप्शन डी सी वाज टायर्ड ऑफ सिटिंग। मतलब वो क्यों खड़ी होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर इज, तो इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि वो इसलिए खड़ी हो जाती है क्योंकि वो जो खिड़की पे जो बैठी रहती है बस के, उसमें वो प्रॉपर्ली पूरे बाहर का नज़ारा अच्छे से नहीं देख पाती है। तो इसलिए वो क्या करती है, खड़ी हो जाती है और आराम से पूरे व्यू को आराम से देखते हुए वो जाती है। तो आई होप आपको ये वाला चैप्टर अच्छा लगा होगा, मेरे पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा, मेरा टीचिंग स्टाइल भी पसंद आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि हमारा आज का लास्ट चैप्टर है। आपका यहाँ पास क्लास 10th के जितना भी चैप्टर था प्रोज का, मैंने सारा ही कवर करा दिया, सारे MCQs को कवर करा दिए। आई होप आप एग्जाम में जहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे यहीं से भी क्वेश्चन आएंगे, और राइटर से भी थोड़े क्वेश्चन आप गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि राइटर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को फ्रेंड मिल जाएंगे। मोस्टली मैं आपके सारे ही चैप्टर कवर करा चुकी हूँ, थोड़े बहुत बचे हैं वो भी कवर करा रही हूँ। आज मॉर्निंग में मैंने क्लास 8 के वीडियो अपलोड कर दी है, पार्ट सेकंड जल्दी अपलोड कर दूँ। पार्ट फर्स्ट में मैंने 3-4 चैप्टर आपके कवर करा दिए क्लास 8 के, उसको भी देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। बहुत डिटेल में मैंने उसको समझाया है, क्योंकि मैं आपको क्लास 6 का करा चुकी हूँ, क्लास 9 का डिटेल में करा चुकी हूँ, क्लास 10th भी करा चुकी हूँ, बस हमारा 8th और 7th बचा हुआ था। तो आज मैंने पार्ट फर्स्ट 8 का अपलोड कर दिया है, और सेकंड 2 वीडियो में मुझे लग रहा है क्लास 8 आपका कंप्लीट हो जाएगा, और 7th का भी मैं जल्दी ही लाऊंगी, जिससे कि आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। ये आप लोग ना कहें कि मैम ने तो प्रॉमिस किया था कि मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, बट उन्होंने कंप्लीट कराया नहीं। हालांकि आप देख रहे हैं हमारे पास टाइम का कितना शॉर्टेज है, मतलब डायरेक्ट हमारा एग्ज़ाम आ गया। तो इस हिसाब से मुझे बहुत तेज़ी से करना पड़ा। नहीं तो आप स्टार्टिंग मेरे वीडियोस देखेंगे, मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करके सब कुछ पढ़ा रही थी। आप स्टार्टिंग अगर मेरे वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, तो स्टार्टिंग में सब कुछ क्या आपको लाइन टू लाइन बता रही थी। बट हमारे पास जिस हिसाब से टाइम था उस हिसाब से मैंने अपने क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए, जिससे कि आप लोगों का थोड़े थोड़े में सब कुछ कवर हो जाए। तो फ्रेंड आज का जो हमारा लास्ट चैप्टर है कौन है, द सरमन एट बनारस। तो द सरमन एट बनारस में आप इसमें मोस्टली आप देखेंगे कि जो महात्मा बुद्ध थे उनकी पूरी स्टोरी को डिस्क्राइब किया गया, उनके बचपन से लेके सब कुछ डिस्क्राइब किया गया कि उनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। तो ये सब कुछ अच्छे से डिस्क्राइब किया गया। फिर उन्होंने अच्छे से वो अपनी लाइफ को वो करते हैं, मीन्स किस प्रकार से उनको 12 वर्ष की आयु में उनको वहाँ भेजा जाता है, शिक्षा लेने के लिए भेजा जाता है। फिर वो 4 साल बाद वो रिटर्न आते हैं, फिर उनकी शादी एक यंग गर्ल से करा दी जाती है। फिर उसके बाद मतलब उनको 2 बच्चे भी होते हैं इनको। उसके बाद 7 साल तक मतलब फिर उसके बाद ये जब यहाँ पास ये वहाँ एक बार ये अपनी नगरी का जब सैर करने जाते हैं, तो वहाँ पास ये काफ़ी कुछ मतलब 2-3 घटनाएं ऐसे देख लेते हैं कि पहले एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है, फिर एक मतलब कि मृत्यु का सैया देख लेते हैं। इस प्रकार से उनका जो मन बहुत विचलित हो जाता है। ये स्टोरी आप महात्मा बुद्ध की सुने होंगे, तो बस यही सरमन एट बनारस में यही दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक संत बनारस का था। तो इस प्रकार से 7 साल तक उन्होंने आत्मज्ञान किया। तो 7 साल में बाद उनको क्या मिला, आत्मज्ञान की खोज उन्होंने की। इसी प्रकार से वो महात्मा बुद्धा कहलाए। तो पूरी स्टोरी यही पे है फ्रेंड। तो मैंने आपको स्टोरी बता ही दी, चलिए इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो फ्रेंड हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरी मैंने इसकी बता दी। आपको महात्मा बुद्धा की वैसे भी स्टोरी पता ही होगी सभी लोगों को, बस द सरमन एट बनारस में इन्हीं की स्टोरी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट वाज गौतम बुद्ध अर्ली नेम। इन गौतम बुद्ध का अर्ली नेम क्या था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि क्या था। तो ऑप्शन ए है सिद्धा, ऑप्शन बी है सधु, ऑप्शन सी है सिद्धार्थ, ऑप्शन डी है सिद्धनाथ। तो इसका राइट आंसर है सिद्धार्थ। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट मूव्ड हिम टू सीक आउट एनलाइटमेंट। मतलब कि ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो कि उनको दुखी कर देती हैं, थोड़ी सी अलाइनमेंट कर देती हैं, कौन कौन सी चीज़ें थी। तो ऑप्शन ए इज़ अ सिक मैन, ऑप्शन बी एन एज्ड मैन, ऑप्शन ए अ मूक बेगिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव।
तो फ्रेंड राइट आंसर इसका है ऑल ऑफ द एबव। आप तो जानते थे ये तीनों ही चीज़ें वो देख के विचलित हो जाते हैं, जिससे वो कहते हैं कि ये सांसारिक मोहमाया से मुझे दूर आत्मज्ञान की खोज में जाना है। तो वहाँ पर जाके वो क्या करते हैं, पूरे 7 साल तक वो आत्मज्ञान की खोज करते हैं। फिर उसके बाद वो उनको ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो तभी से वो क्या महात्मा बुद्ध कहे जाते हैं। तो ये 3 स्टोरी आपको पता ही होगी। इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी ईयर्स डिड ही वंडर, कितने साल तक उन्होंने मतलब कितने साल तक उन्होंने तप किया। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 6। तो मैं आपको कब से रट रही हूँ कि 7 साल तक 7 साल तक उन्होंने 7 साल तक उन्होंने 7 साल तक उन्होंने मतलब कि वो किया था, क्या किया था, हाँ वो जो आत्मज्ञान की खोज की थी, कितने साल तक की थी, 7 साल तक। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। Question number 4. Sorry. Where did he want to stay until his alignment came? सॉरी फ्रेंड मैं इसको क्या प्रोनाउंसिएट कर, इनलाइटमेंट होता है। इनलाइटमेंट मीन्स होता है प्रबोधन, मीन्स प्रबोधन होता है, मीन्स ज्ञान अर्जित करना, ये होता है। जस्ट अ सेकेंड। मीन्स होता है इनलाइटमेंट। सॉरी यहाँ पास मैंने आपको क्या बताया, इनलाइटमेंट होता है, सॉरी फॉर दैट। तो इसका मीन्स होता है ज्ञान की खोज, या फिर कह लीजिए प्रकाश की खोज, या फिर कह लीजिए प्रबोधन। तो वहाँ वो उन्होंने अपना जो प्रबोधन था, अपने ज्ञान की खोज था, कहाँ पास उन्होंने पाया था। तो ऑप्शन ए इज़, जस्ट अ सेकेंड, ऑप्शन ए इज़ हिज पैलेस, ऑप्शन बी इज़ अंडर पीपल ट्री, ऑप्शन सी अंडर बनियान ट्री, ऑप्शन डी अंडर अ ट्री। देखिए ज़रूरी नहीं कि इंसान गलतियाँ नहीं करते हैं, गलतियाँ तो करता ही है। तो इसलिए मुझसे भी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई, तो उसके लिए मुझे सॉरी कर दीजिए। बट अब क्या बोले, आप लोग तो समझदार ही हैं। तो चलिए बिना लेट के हम अपना क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो आप अभी तक आंसर इसका सोच ही चुके होंगे क्या आंसर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अंडर पीपल ट्री। मतलब जो पीपल का पेड़ रहता है उसके ट्री के नीचे वो अपने ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उसके नीचे बैठ कर वो अपने ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड ही नेम द ट्री, मतलब उस ट्री को वो ट्री जो था वहाँ पास वो किस नाम से फेमस हुआ, क्या नेम उस ट्री का पड़ा। ऑप्शन ए बोधि ट्री, ऑप्शन बी बुद्धा ट्री, ऑप्शन सी गौतमा ट्री, ऑप्शन डी सिद्धार्थ ट्री। तो इसका आंसर आप लोग सोच लीजिए, फिर मैं जल्दी से आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड राइट आंसर इज बोधि ट्री। बोधि ट्री के नाम से वो जो जहाँ पास वो बैठ के प्रकाश अपने ज्ञान की खोज कर रहे थे, उस ट्री को नाम ही पड़ गया बोधि ट्री नाम से, वो जाना ही जाने लगा, मीन्स बोधि ट्री के नाम से उसको जाना ही जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच सीड डिड बुद्धा आस्क किसा टू ब्रिंग, विच सीड्स डिड बुद्धा आस्क किसा टू ब्रिंग। तो ऑप्शन ए है पम्पकिन सीड्स। कौन से सीड्स से बोलें कि ये, जस्ट अ सेकेंड। तो जो किसा रहता है उससे महात्मा बुद्धा कौन सा सीड्स लाने के लिए कहते हैं, मीन्स किस चीज़ का बीज लाने के लिए किसा से कहते हैं महात्मा बुद्धा। ऑप्शन ए इज पम्पकिन सीड्स, ऑप्शन बी मस्टर्ड सीड्स, ऑप्शन सी सनफ्लावर सीड्स, ऑप्शन डी सीसेम सीड्स, सीसम की सीड्स। तो फिर इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से सोच लीजिए, फिर मैं खुद बताती हूँ। तो राइट आंसर इज बी, मस्टर्ड की सीड्स को लाने के लिए किसा से कहते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यस 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 यस, मस्टर्ड सीड्स। देखिए सनफ्लावर सीड्स और मस्टर्ड सीड्स में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि मस्टर्ड सीड्स इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द कंडीशन, जस्ट अ सेकंड फ्रेंड, व्हाट वाज द कंडीशन इम्पोज अपॉन द सोर्स ऑफ द सीड्स, मतलब क्या कंडीशन रहती है उस सीड्स की। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए टू बी बोरोड फ्रॉम अ मैन, ऑप्शन डी टू बी बोरोड फ्रॉम अ वुमेन, ऑप्शन सी टू बी बोरोड फ्रॉम अ चाइल्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका आंसर आप लोग सोच लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। तो राइट आंसर इज नन ऑफ द एबव, कुछ भी नहीं रहता है। ऑप्शन 8, हाउ डिड किसा फील इट फर्स्ट, जस्ट अ सेकेंड। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड किसा फील इट फर्स्ट ऑन बीइंग अनेबल टू फाइंड सच सीड, किस प्रकार से मतलब वो इस प्रकार के सीड्स फाइंड करने में क्या रहता है, अनेबल रहता है फर्स्ट टाइम में। तो ऑप्शन ए वेरी, ऑप्शन बी होपलेस, ऑप्शन सी मोटिवेटेड, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द फ्लिकरिंग लाइट्स मेड हर रियलाइज, मतलब किस प्रकार से वो रियलाइज करता है अपने वो फ्लिकरिंग लाइट्स के द्वारा। तो ऑप्शन ए सी इज बीइंग सेल्फिश, ऑप्शन बी डेथ इज कॉमन टू ऑल, ऑप्शन सी मेड आर मॉर्टल्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव।
मतलब किस प्रकार से उसको फ्लिकरिंग के बारे में रियलाइज़ होता है, मतलब जो प्रकाश का वो क्या होता है, प्रकाश का ज्ञान होता है, उस किस प्रकार से वो रियलाइज़ करता है, तो किस प्रकार से। ऑप्शन अपने आई होप आप लोगों ने अभी तक सोच लिया होगा। तो राइट आंसर इज डी, मतलब इन तीनों ही तरीके से कि वो उसको रियलाइज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड बुद्धा टेल हर अबाउट लाइफ, मतलब किस प्रकार से उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं। इट इज़ ट्रबल, ऑप्शन बी इट इज़ ब्रीफ, ऑप्शन सी कंबाइंड विथ पेन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। आई होप आप लोगों ने अभी तक आंसर सोच लिया होगा। तो राइट आंसर इज बी, ऑल ऑफ द एबव। तो अपने लाइफ को तीनों ही तरीकों से बताते हैं, किस प्रकार से उनके लाइफ में क्या क्या ट्रबल थे, किस प्रकार से, मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी देते हैं, कंबाइंड विथ पेन, मतलब कि ज़िंदगी में सुख और दुख तो आना ही, सभी के जीवन में सुख और दुख तो जरूर दोनों ही आता है। तो इस प्रकार से अपनी लाइफ को इस प्रकार से पूरा डिस्कस करते हैं, मीन्स या फिर कह लीजिए दूसरों को बताते हैं। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पास आपका जो क्लास 10 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने पूरे ही कंप्लीट करा दिए हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट आएगा, हम आप लोग बता दीजिएगा किस टॉपिक पे, किस आई थिंक 9th 8th जिस पे भी बनाना हो बना दूंगी मैं जल्दी से। मैं बस कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी आपका सारा ही चैप्टर कंप्लीट करवा दूँ। तो क्लास 10th का तो ये कंप्लीट हो गया हमारा आज। आई होप आपको सब कुछ अच्छा ही लगा होगा। अगर बीच में 1-2 गलतियाँ भी हुई तो उसके लिए सॉरी बोलती हूँ मैं। और मेरे पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा आई होप। अगर नहीं अच्छा लगा होगा तो कोई बात नहीं, वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते थे। अच्छा बुरा जो भी आपका मन में कमेंट हो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिए, क्योंकि मुझे आपके कमेंट देखकर बहुत अच्छा लगता है, मुझे अच्छा फील होता है, मैं थोड़ी सी उससे मोटिवेट होती हूँ। नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरे वीडियोस भी लोग देख रहे हैं, तो मुझे भी वीडियोस बनाने चाहिए। एंड आप लोग जानते हैं अभी मेरा न्यू चैनल है, तो ज़्यादा वीडियोस वायरल नहीं होते हैं। अगर मेरे वीडियोस पे 100 व्यू भी चला जाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। रियली मैं सच तहे दिल से बता रही हूँ कि 100 व्यू भी चले जाते हैं तो भी मुझे काफ़ी खुशी होती है। बस इसी तरीके से आप लोगों का प्यार दुलार बना रहे। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी, जरा सी भी, इतू सी भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों से भी शेयर करेगा, उनको भी बताइए कि यहाँ पास आपके मैम यहाँ पास पूरी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दी हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड, बाय बाय।